जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक एवरीवन अगेन ऑन बायोलॉजिज्म विद योर मेंटोर सादिक हुसैन। सो जैसे कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे थे और हमारा पहला लेक्चर जो है वो आप लोग देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई का एक बटन आ रहा होगा लेफ्ट साइड कोने के अंदर, वहाँ पे क्लिक करके आप पहला लेक्चर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पहला लेक्चर हमारा देख सकते हैं। अगला दूसरे लेक्चर की तरफ हम बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी डेली आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। हम बढ़ेंगे अगले लेक्चर की तरफ, लेक्चर्स के MCQs की तरफ। हमारा पहला MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मॉलिक्यूल। हमसे मॉलिक्यूल्स के हवाले से जो है वो एग्जांपल पूछी गई है। सबसे पहले अगर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम देखें तो केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल को जो जैसे डिफाइन किया गया है वो ये है कि आपकी यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसी चीज़ जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हो, उसे आप मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको DNA ऑब्वियसली, जैसे कि आप जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक मॉलिक्यूल है। अगर उससे पहले आप ऊपर क्लोरोप्लास्ट देखें तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, जबकि नर्व सेल है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर नर्व सेल्स मौजूद होते हैं, जबकि नीचे जो हाइड्रोजन लिखा गया है दैट इज एन एटम। तो ऑप्शन सी आपके पास DNA जो है दैट इज अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे अगला MCQs है, अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म आपके पास कहलाते हैं स्पीशीज। जैसा कि ह्यूमन बीइंग के हवाले से हम बात कर लेते हैं, होमोसेपियंस आते हैं, इसी तरह आपके पास एक डॉग्स की अलग स्पीशीज़ है, कैट्स की अलग स्पीशीज़ है, डियर्स की अलग स्पीशीज़ है। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं वो स्पीशीज़ बनाते हैं, एंड देन स्पीशीज़ जब आपके पास मिलती है तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। विद इन सेम टाइम सेम जगह पे रहने वाली स्पीशीज़ पॉपुलेशन बनाती हैं। एंड देन इकोसिस्टम की बात कर लें तो इकोसिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स मौजूद होते हैं और ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जबकि बायोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो बायोस्फीयर आपके पास अर्थ के ऊपर वो एरिया है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्पीशीज जो है वो रह रही होती है। अगले MCQs की तरफ जाते हैं जी। हमारा अगला MCQs है मेंबर ऑफ वन स्पीशीज इनहिबिटिंग द सेम फॉर्म। कि जब आपके पास स्पीशीज जो होती है वो एक ही जगह पे इनहिबिट कर रही हो तो वो आपके पास कहलाती हैं पॉपुलेशंस। इकोसिस्टम को मैंने ऊपर अभी पिछले MCQs में डिफाइन कर दिया है। जबकि कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक ही टाइम के अंदर एक एरिया के अंदर रह रही होती हैं तो वो आपके पास कहलाती हैं कम्युनिटी। जबकि स्पीशीज लास्ट MCQs के अंदर जो है वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म और कलेक्टिवली नेम्ड एज स्पीशीज। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ऑन द बेसिस ऑफ facts and figure, a scientist formulate a factative statements। कि जब कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उस टाइम पे वो जितने फैक्ट्स, जितने फिगर्स कलेक्ट करता है उनकी बेस पे वो एक फैक्टेटिव सी स्टेटमेंट देता है। वो स्टेटमेंट आपके पास कहलाती है हाइपोथेसिस। याद रखिएगा, हाइपोथेसिस से डिडक्शंस बनते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडिडक्टिव रीजनिंग होती है, लेकिन वो जो फैक्टेटिव सी स्टेटमेंट होती है वो आपके पास कहलाती है हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस अगर गलत हो जाए तो आपकी सारी की सारी रिसर्च जो है वो गलत हो जाती है। उर्दू के अंदर से मफरूज़ा कहते हैं, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। देन आपके पास है जी रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 के अंदर कैम्बियम के अंदर सेल को। और दूसरी चीज़ आती है रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन के हवाले से याद रखिएगा, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक उसने किया था सेल एंड देन रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने किया था न्यूक्लियस। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? एक सिली सा वर्ड है, सिली वर्ड BC, हमें गालियाँ नहीं देनी चाहिए। BC इज नॉट अलाउड। ब्राउन जो है वो C के साथ नहीं आएगा। हुक एंड देन सेल। That was just apart from that statement. Next आपके पास है जी step involved in scientific method are। याद रखिएगा साइंटिफिक मेथड क्या होता है।
जब आपके पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप एक मेथड, एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के तौर पर उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, जो कि मेथड आपके पास साइंटिफिक मेथड कहलाता है। सो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? उसके अंदर सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले रिकग्निशन होती है, फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन होती है, देन आपके पास हाइपोथेसिस होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होती है, फिर आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन होती है, देन आपके पास एक उस एक्सपेरिमेंट की बेस पे एक न्यू डाटा आता है, देन आप उसको कंक्लूड करते हैं और फिर आप रिजल्ट को जो है वो समराइज करके रिजल्ट को अनाउंस करते हैं। तो ऑप्शन डी आपके पास जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद। जैसा कि आप जानते हैं कि मलेरिया जो है वो एक डिजीज़ है और ये फीमेल मस्कीटो जिसको एनोफ्लीज कहते हैं, एनोफ्लीज मस्कीटो की वजह से जो है वो फैलता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, द बायोलॉजिस्ट ग्रास इन्वॉल्व द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। बेसिकली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम ग्रास है, उन्होंने डिस्कवर किया था एक लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम आप जानते हैं कि बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है, एक पैरासाइट्स है जो कि डिजीज़ काज करता है और इसका बेसिकली 1898 के अंदर इन्होंने जो लाइफ साइकिल है वो डिस्कवर किया था। और इस लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर और एनोफ्लीज मस्कीटो के अंदर जो है पाया जाता है, एंड देन उससे आपके पास ये क्या करता है, मलेरिया जो है वो काज करता है। देन फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन। जैसा कि आप जानते हैं पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर उन्होंने एक पेनिसिलियम फंजाई से पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है इसको डिस्कवर किया था। सो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स वो तमाम ऑर्गेनिज्म वो तमाम मेडिसिन जो कि माइक्रोब्स को स्पेशली बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए वो बैक्टीरिया उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक भी बोलते हैं। बेसिकली जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती हैं उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसने सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को जो है वो डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनाइजेशन बाय द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो याद रखिएगा इम्यूनाइजेशन के अंदर जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, एडवर्ड जेनर ने 1795 के अंदर कॉपॉक्स के लिए एक 17 साल के लड़के को जो है वैक्सीनेशन लगाई थी। याद रखिएगा कॉपॉक्स के लिए एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले क्या चीज़ करवाई थी, इम्यूनाइजेशन बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनाइजेशन। नेक्स्ट हम जाते हैं जी, द साइंस ऑफ ग्रोइंग ट्रेस्ट्रियल प्लांट्स इन एन इरेटेड वाटर सोल्यूशन इज। कि यहाँ पे हमें साइंस की उस ब्रांच के हवाले से पूछा गया है जो कि ट्रिस्टल प्लांट्स के जो कि एरेटेड सोल्यूशन के अंदर है। एरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जहाँ पे एयर जो है वो डायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है। सो उस ब्रांच को आप हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोडायनामिक्स क्या होती है? हाइड्रोडायनामिक्स बेसिकली साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट और उनकी रीजन के हवाले से जो है उनकी रीजनिंग ऑफ द मूवमेंट जो है हम स्टडी करते हैं। देन हाइड्रोटॉनिक्स होती है। हाइड्रोटॉनिक्स बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से ही रिलेट करती है। देन है जी हमारे पास एन एजुकेटेड गैस इज कॉल्ड। एजुकेटेड गैस मीन आपके पास अब दोबारा क्या कर रहे हैं, जो आपने डाटा फॉर्मुलेट किया है उसके ऊपर एक फैक्टेटिव आप स्टेटमेंट दे रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। याद रखिएगा आपके जो हाइपोथेसिस होता है ये गैस होता है, ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अगर ये सही हो तो उससे डिडक्शन बनती है, डिडक्टिव रीजनिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग होती है एंड देन आपकी एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन होती है। लेकिन अगर आपका हाइपोथेसिस ही गलत हो जाए, जो आपने गैस लगाया है वो ही गलत हो जाए, तो आपकी रिसर्च जो है वो दोबारा बेसिक प्रोसेस पे चली जाती है। नेक्स्ट हम जाते हैं जी, डॉली द शीप वाज हाईली सक्सेसफुल क्लोन फ्रॉम सोमैटिक सेल रिपोर्टेड बैक इन 1996। there was a scientist, I'm really sorry, I apologize, उसका नाम जो है मेरे माइंड से भी स्किप हो चुका है, मे बी याद आ गया, या अगर आ गया माइंड में तो मैं आपको स्क्रीन पे पॉप आउट कर दूंगा। इन्होंने स्कॉटलैंड के अंदर पहली दफ़ा 1996 के अंदर एक शीप से जो है वो क्लोन बनाया था एंड हर नेम वाज डॉली, दैट वाज इन स्कॉटलैंड। नेक्स्ट आपके पास है क्रॉप रोटेशन हेल्प इन।
अब क्रॉप रोटेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। अब जब भी किसी फील्ड के अंदर कोई क्रॉप बो रहे होते हैं या कोई भी फसल बो रहे होते हैं तो साल हर साल आपकी फसल को चेंज होना चाहिए। लाइक एक फसल पे एक सीज़न में आपने सपोज दैट गन्ना जो है उसकी शुगर केन को बोया था, तो अगले साल आप वीट बो दें, देन वीट बोई, उससे अगले साल आप कोई और फसल जो है वो बो दें, तो दैट इज कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन। और अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी दैट क्रॉप रोटेशन हेल्प इन इरेडिकेशन ऑफ डिजीज एंड increase the amount of that fruits। so ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड लाइक माउंटेन यूजली हैव। सो याद रखिएगा कि जब भी एक बंदा लो एटीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाता है या लैटिट्यूड से एटीट्यूड की तरफ जाता है, तो एल्टीट्यूड के अंदर आपके जो ब्लड होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट को जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन। अब एक्लेमेटाइजेशन क्यों होती है? द रीज़न इज़ कि वहाँ पे जब आप हाई लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। सो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की अमाउंट जो है वो बढ़ा दी जाती है कि बॉडी के हर सेल तक रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके जल्दी पहुंचा सकें। सो द लार्जर नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम जाते हैं जी द विच कैरेक्टर डिफरेंशिएट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और साइंस को हमने कैसे डिफाइन किया था फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर। सो अगर आप लोगों ने दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई का बटन आ रहा होगा कोने के अंदर, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए याद रखिएगा, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वो ग्रो करती हैं, वो रिप्रोड्यूस करती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये सारे का सारा सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर उन्होंने बात की हुई है कि जो आपके पास लिविंग थिंग्स होती हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड कम्प्लेक्स मेड ऑफ वन और मोर सेल्स एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट हम जाते हैं जी, हमारा अगला एमसीक्यूज है which vitamin is needed for the formation of light sensitive pigment in retina। सो याद रखिएगा, आपके पास जब भी किसी के आइज़ का प्रॉब्लम होता है या उसको ब्लर नज़र आ रहे होते हैं तो डॉक्टर से आपने यूजुअली सुना होगा उसको प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ें जिनके अंदर विटामिन ए मौजूद होता है, जैसे स्पेशली आपके पास एग है, फिश का मीट है। सो विटामिन ए जो है दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स, जो कि मौजूद होता है आपकी आई के मोस्ट सेंसिटिव पार्ट रेटिना के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप हर जगह में पढ़ रहे होते हैं, तो 37 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है जी द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड। सो फॉसिल की स्टडी कहलाती है पैलेंटोलॉजी। उसके अलावा जो और 3 टर्म दी गई हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जो फिलियोट्रॉफिक ट्री होती है, जो हायरार्की होती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। एंड सोशल बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी जिसके अंदर हम इन ऑर्गेनिज्म के सोशल इंट्रैक्शन जो होते हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंट्रैक्ट कर रहा है। सो सोशल इंट्रैक्शन जिस बायोलॉजी के ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास है जी अबाउट, लास्ट एमसीक्यूज है इस क्वेश्चन अपनी आपकी टर्म या आपके सेशन 2 का। अबाउट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ मैमल इज़ वाटर, कि मैमल की बॉडी वेट का कितना परसेंट जो है वो वाटर होता है, तो दैट इज़ 70%। सो इसके साथ हमारी ये क्लास एंड हुई है। आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम मेंशन करें। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जैसे ही अपना नाम मेंशन करेंगे तो वहाँ पे आपको रिप्लाई के अंदर इन पीडीएफ का लिंक जो है वो मिल जाएगा, तो आप इजीली ये पीडीएफ लेके इनको प्रिंट निकलवा के आप इजीली एमसीक्यूज़ को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आज की क्लास यहाँ पे एंड हुई। अगर क्लास अच्छी लगी है तो फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।